हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। टोटल आपको 100 गोल्डन की पॉइंट्स आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। आपको 2 पार्ट के अंदर कंप्लीट गोल्डन की पॉइंट्स मिल जाएगी। 50 गोल्डन की पॉइंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं और जो रिमेनिंग 50 गोल्डन की पॉइंट्स वो आपको सेकेंड पार्ट के अंदर मिल जाएगी। फ्रेंड्स, जैसे हमारे गोल्डन की पॉइंट्स कंप्लीट होती है उसके बाद हम पढ़ेंगे 2019 का पेपर। जो 2019 के पेपर हुए थे एमपीसीएचओ के, वो कंप्लीट पेपर डिस्कस करेंगे क्योंकि एमपीसीएचओ की आपकी एग्ज़ाम है वो नज़दीक है, आने वाली है। इसलिए आप पेपर्स को भी ज़रूर देखना और गोल्डन की पॉइंट्स को भी कंप्लीट ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, आपको साथ ही बता दें स्टार्ट करने से पहले आपको ये पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप के अंदर। आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है नर्सिंग चैलेंजर्स। आपको वहाँ पे सर्च करना है, देन उसके बाद आपको चैनल और ग्रुप के अंदर ऐड हो जाना है। आप पहली बारी में सिर्फ एक ही जगह ऐड हो पाओगे, चाहे आप ग्रुप में ऐड हो जाना चाहे फिर आप चैनल पे ऐड हो जाना। उसके बाद आपको फिर से सर्च करना है, फिर से सर्च करने के बाद आप दूसरे ग्रुप के अंदर ऐड हो जाना। यानी कि अगर आप चैनल पे ऐड हो जाते हैं तो आपको ग्रुप में भी ऐड होना है क्योंकि वहाँ पे शाम को 8 बजे डेली टेस्ट सीरीज चलती है, तो उसका भी फ़ायदा आप फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा देना ताकि आपको हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिलते रहे। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी प्रिपरेशन करते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली गोल्डन की पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन की पॉइंट है। पहली गोल्डन की पॉइंट ये है, क्लोरामफेनिकोल ड्रग कॉजेज ग्रे बेबी सिंड्रोम इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। बेटा जी ये क्वेश्चन एम्स एम्स नोरसेट 2020 के अंदर पूछा हुआ है और दोनों शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। बेटा जी जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको पूछ लेना कि ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। जिन्होंने एग्जाम दिया उनको पता है और जिन्होंने नहीं दिया है वो भी ध्यान रखिए। एम्स नोरसेट 2020 में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है, अगर पूछा जाए आपको कि ग्रे बेबी सिंड्रोम कौन सी ड्रग की वजह से होता है तो आपको आंसर करना है क्लोरामफेनिकोल ड्रग। यहाँ पे लाइन ये कहना चाहती है कि जो भी बच्चे होते हैं उनको अगर क्लोरामफेनिकोल ड्रग दी जाती है, क्लोरामफेनिकोल ड्रग अगर उनको दी जाती है तो उसकी वजह से उनके अंदर ग्रे बेबी सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रीवियस गोल्डन की पॉइंट्स के अंदर मैंने आपको बताया था रेड मैन सिंड्रोम, रेड मैन सिंड्रोम एंड ब्लू बेबी सिंड्रोम। आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा। आप मुझे आंसर ज़रूर बता देना, रेड मैन सिंड्रोम कौन सी ड्रग की वजह से होता है और ब्लू बेबी सिंड्रोम कौन सी ड्रग की वजह से होता है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उनको पढ़ लेना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन की पॉइंट्स मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। तो चलिए नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, अमीबियासिस इज ट्रांसमिटेड बाई फिको ओरल रूट। जो फिको ओरल रूट है उससे ट्रांसमिट होने वाली डिजीज कंडीशन कौन सी है? अमीबियासिस। अमीबियासिस क्या है? फिको ओरल रूट से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज कंडीशन है। साथ ही आपको बता दें हिपेटाइटिस ए। बेटा जी आपने सुना होगा हिपेटाइटिस ए। हिपेटाइटिस ए भी फिको ओरल रूट से ही ट्रांसमिट होती है और बार बार कम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेटा जी याद रखना, हिपेटाइटिस ए भी फिको ओरल रूट से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज कंडीशन है। आपको पूछा जा सकता है फिको ओरल रूट से कौन कौन सी डिजीज जो है ट्रांसमिट होती है। आपको वहाँ पे 3 ऑप्शन देख के चौथा ऑप्शन आपको ऑल ऑफ दी अबव मिल सकता है। तो आपको ऑल ऑफ दी अबव करना है। अगर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिले इनमें से हिपेटाइटिस ए तो फिर आपको आंसर करना है हिपेटाइटिस ए, या अगर आपको ऑप्शन मिले अमीबियासिस तो फिर आपको आंसर करना है अमीबियासिस। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, स्कॉच टेप पे स्वाब इज यूज टू आइडेंटिफाई पिनवर्म इन्फेस्टेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है बेटा जी। किसी भी पर्सन को अगर पिनवर्म इन्फेस्टेशन हो जाता है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है या कौन सा स्वाब यूज लिया जाता है, आपको पूछा जा सकता है। तो आपको आंसर क्या करना है? स्कॉच टेप स्वाब। स्कॉच टेप स्वाब जो है वो यूज लिया जाता है पिनवर्म इन्फेस्टेशन को डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। आपको यहाँ पे स्वाब वर्ड ना देके आपको सिर्फ दे स्कॉच टेप टेस्ट, आपको आगे लिखा हुआ मिल सकता है स्कॉच टेप टेस्ट। तो ऐसा नहीं है कि सर ने बताया स्कॉच टेप स्वाब होता है लेकिन यहाँ पे तो टेस्ट लिखा है, तो आप कहीं कंफ्यूज होकर गलत करके आ जाओ। आपको स्कॉच टेप, जो स्कॉच टेप टेस्ट है वो आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करके आना है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, बेगोसिस इज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ शुगर कैन डस्ट। बेटा जी आपको पूछा जा सकता है जो बेगोसिस है, सिर्फ क्वेश्चन आपको इतना ही मिलेगा, बेगोसिस इज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ। वहाँ पे आपको ऑप्शन में मिलेंगे कॉटन डस्ट, शुगर कैन डस्ट, कॉल डस्ट एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो कुछ लोग तो क्या होते हैं ऑल ऑफ दी अबव पे चले जाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि उनको तो पता होता है कि ऑल ऑफ दी अबव जहाँ पर भी आ गया चलो अपने को तो यही करना हो। मतलब उनकी सोच ये ऐसी होती है
कि ऑल ऑफ द अबव जहाँ पर भी दिखे वहाँ पे ऑल ऑफ द अबव कर देना है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको पूछा जाए बेगोसिस इज कॉज्ड बाई, तो आपको आंसर करना है इनहेलेशन ऑफ शुगर कैन डस्ट। अगर कोई पर्सन शुगर कैन डस्ट के कांटेक्ट में ज़्यादा लंबे समय तक रहता है तो उसमें बेगोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है यहाँ पे देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो क्या है, एक एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है। आगे पढ़िए, स्ट्रेप्टोमाइसिन एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। बेटा जी आपको पूछा जा सकता है स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, पहले तो ये पूछेंगे, तो आपको आंसर करना है एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है। साथ ही आपको ये भी बताना है, अगर आपको पूछा जाए कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, आपको ऐसा पूछा जाएगा कौन सी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है जो प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो आपको आंसर क्या करना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। आपको आंसर क्या करना है बेटा जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगर पूछा जाए कि कौन सी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है जो प्रेगनेंसी के अंदर एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, तो आपको आंसर क्या करना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाई, जो काला आजार है वो किससे ट्रांसमिट होता है, तो आपको आंसर क्या करना है, सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज कंडीशन है काला आजार। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1985। यूआईपी शॉर्ट फॉर्म भी आपको पूछी जा सकती है कि यूआईपी का मतलब है क्या, कहीं आप जो है गलत करके आ जाओ। यूआईपी का मतलब होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये कब लॉन्च हुआ था, 1985 के अंदर। नेक्स्ट देखिए, गुथरी टेस्ट। गुथरी टेस्ट इज यूज्ड टू स्क्रीन फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज लिया जाता है, तो आपको आंसर क्या करना है, गुथरी टेस्ट। गुथरी टेस्ट जो है वो फिनाइल कीटोन्यूरिया को स्क्रीन करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज लिया जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, नेक्स्ट अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, द WHO डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस कब मनाया जाता है, या मैं बोलूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 7 अप्रैल। साथ ही आपको बता दें, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो एस्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को ये बना था, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, और बहुत ही अच्छी की पॉइंट है, याद रखिएगा बेटा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है द नेम ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स इज। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा द नेम ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स इज। बेटा जी आपको ये तो पता है कि एड्स जो है वो HIV की, जो HIV जो है इसकी वजह से होने वाली डिजीज कंडीशन है। आपको पूछा जाए कि एड्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, तो आप क्या करेंगे, HIV। अगर आपको ऑप्शन में HIV वायरस ना दिखे, अगर आपको ऑप्शन में HIV वायरस ना दे और आपको ऑप्शन में मिले, ए के अंदर मिलेगा आपको कोरोना वायरस, कौन सा वायरस, कोरोना वायरस। बी के अंदर मिलेगा आपको रैबिडो वायरस, और सी के अंदर मिलेगा आपको रिट्रो वायरस, और डी के अंदर आपको मिलेगा ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको क्या करेंगे फिर, आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना है रेट्रो वायरस। वहाँ पे आपको आंसर क्या करना है, रेट्रो वायरस। क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो एड्स के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, उनको सबको पता होता है कि HIV की वजह से होने वाली डिजीज कंडीशन है एड्स, लेकिन जब रेट्रो वायरस, कोरोना वायरस, ऐसे ऐसे वायरस के नाम देते हैं ना, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर करके आ जाते हैं। तो आपको गलत आंसर नहीं करना है, आपको आंसर क्या करना है, रेट्रो वायरस। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, द रूट ऑफ BCG वैक्सीन इज इंट्राडर्मल। बेटा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी, और ये BCG का रूट बार बार कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, जो BCG वैक्सीन है वो कौन से रूट से लगाई जाती है, एडमिनिस्टर करवाई जाती है, तो आपको आंसर क्या करना है, इंट्राडर्मल। ID इंट्राडर्मली यूज की जाती है, इंट्राडर्मली लगाई जाती है BCG वैक्सीन। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्टेड इन द ईयर 1961। जो मिड डे मील प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट किया गया था, तो आपको आंसर क्या करना है, 1961 के अंदर। 1961 के अंदर स्टार्ट किया गया था मिड डे मील प्रोग्राम। बाकी हम जो इम्यूनाइजेशन है इसका कंप्लीट एक अलग से ही एक वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट इम्यूनाइजेशन से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कंप्लीट आपको बताए जाएंगे। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, कॉप्लिक्स स्पॉट इज ए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ विच डिजीज, तो आपका आंसर क्या होगा, मिजल्स या रूबियोला। बेटा जी यहाँ से दो क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ साथ ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं।
पहली बात तो ये तो आपको पता है कि जो कॉप्लिक्स स्पॉट है वो किसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, मीजल्स का। किसका है, मीजल्स का। लेकिन बेटा जी एग्जामिनर आपको वहाँ पे ऑप्शन में ऐसे नहीं देगा मीजल्स, आपको ऑप्शन में मीजल्स नहीं देगा, आपको ऑप्शन में क्या देगा, आपको ऑप्शन में देगा रूबेला। क्या देगा, रूबेला और रूबियोला, रूबियोला। और आपको देगा साथ ही यहाँ पे चिकन पॉक्स, क्या क्या देगा, चिकन पॉक्स। एंड लास्ट में देगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव तो वो जरूर डालेगा क्योंकि बच्चे जो है 100 में से 20 बच्चे तो यहाँ पे डायरेक्ट चले जाएंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, रूबेला पे आ जाएंगे, कुछ बच्चे रूबेला पे आ जाएंगे, कुछ बच्चे चिकन पॉक्स करके आ जाएंगे, और कुछ बच्चे कुछ को जिसको पता होता है वो सही आंसर करके आ जाएंगे। तो बेटा जी आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मैंने बता दिया है, तरीका आपको बता दिया है कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। आपको पूछा जाएगा कॉप्लिक्स स्पॉट इज ए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ विच डिजीज, तो वहाँ पे आंसर आपको मिजल्स करना है। लेकिन अगर ऑप्शन में मिजल्स ना मिले तो फिर आपको आंसर करना है रूबियोला। क्या करना है, रूबियोला। चलिए मैं बता देता हूँ एक बार और। जो मिजल्स है उसको रूबियोला के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, रूबियोला के नाम से। अगर आपको पूछे रूबेला, रूबेला को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको आंसर क्या करना है, जर्मन मिजल्स। जर्मन मिजल्स आपको करेक्ट आंसर करना है। जो जर्मन मिजल्स है उसको रूबेला कहा जाता है और मिजल्स को क्या कहा जाता है, रूबियोला। तो बेटा जी अब आप कंफ्यूज मत होना। और अगर पूछे आपको कभी भी कॉप्लिक्स स्पॉट इज ए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ विच डिजीज, तो आपको करेक्ट आंसर कर देना है रूबियोला। अगर ऑप्शन में आपको रूबियोला मिले तो आपको रूबियोला करना है, अगर ऑप्शन में मिजल्स मिले तो आपको मिजल्स करके आना है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, एंथ्रेकोसिस इज कॉज्ड बाई। एंथ्रेकोसिस जो एक इनहेलेशन डिजीज है, यानी कि ऑक्यूपेशनल डिजीज कंडीशन है एंथ्रेकोसिस, जो किसकी वजह से कॉज होती है, तो आपको आंसर क्या करना है, इनहेलेशन ऑफ कोल डस्ट। जो कोल डस्ट होती है उसके कांटेक्ट में अगर पर्सन ज़्यादा लंबे समय तक होता है तो उसको एंथ्रेकोसिस डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है। और जो ऑक्यूपेशनल डिजीज कंडीशन है उनसे क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। ऑक्यूपेशनल डिजीज कंडीशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको कंप्लीट ऑक्यूपेशनल डिजीज कंडीशन के नेम और उनके कैसे कैसे वो ट्रांसमिट होती है वो सब कुछ एक अलग वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ये याद रखना है, जो एंथ्रेकोसिस है वो कॉल डस्ट के इनहेलेशन की वजह से होने वाली डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, JSY स्टैंड्स फॉर। बेटा जी मैंने कहा था आपको तीन से चार, यानी कि सॉरी मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन MPCHO के 2020 के पेपर में बताए कि जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। और आपको MPCHO के इस पेपर में भी श्योर आपको 4 से 5 क्वेश्चन फुल फॉर्म वाले पूछे जाएंगे। तो बेटा जी यहाँ पे क्या है की पॉइंट, JSY स्टैंड फॉर, तो आपका आंसर क्या करना है, जननी सुरक्षा योजना। ये कब स्टार्ट की गई थी, 2005 के अंदर। जो जननी सुरक्षा योजना है वो 2005 के अंदर स्टार्ट की गई थी। और JSY का आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो आपका आंसर क्या करना है, जननी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, द फुल फॉर्म ऑफ डॉट्स। बेटा जी मैंने बताया आपको जो शॉर्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे गोल्डन की पॉइंट्स के अंदर भी शॉर्ट फॉर्म वाले क्वेश्चंस भी डाले गए हैं। डोट्स का आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो आपका आंसर क्या करना है, डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। टीबी को ट्रीट करने के लिए डॉट्स यूज ली जाती है। बाकी ट्यूबरक्लोसिस का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है डोट्स का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज अकर्स विद इन 24 हावर्स। आपको पूछा जा सकता है जो प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज है वो कब स्टार्ट हो जाता है, यानी कौन से हेमरेज को आप प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो आपको आंसर क्या करना है, विद इन 24 हावर्स। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर अगर हेमरेज स्टार्ट हो जाता है, कब, पोस्टपार्टम के बाद में, तो वो कंडीशन किस में इंक्लूड की जाती है, प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर। या उस कंडीशन को हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज इस वुमेन्स को हुआ है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, नॉर्मल वेट ऑफ नॉर्मल बर्थ वेट इज 2.5 to 3.5 kg। ये तो आप सभी को पता है कि एक नॉर्मल जो बर्थ होता है जब भी बेबी का, तो उसमें जो नॉर्मल उसका वेट होता है वो कितना होता है, 2.5 से 3.5 किलोग्राम। आपको यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ से आपको नॉर्मल वेट तो आपको पता है, लेकिन आपको पूछा जाएगा डबल, 2 गुना कब हो जाता है, 3 गुना कब हो जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अगर आपको पूछा जाए 2 गुना कब हो जाता है, तो आपको आंसर करना है 6 मंथ। क्या करना है, 6 मंथ। अगर आपको पूछा जाए 3 गुना कब हो जाता है, तो आपको आंसर करना है 12 मंथ। 12 मंथ आपको करेक्ट आंसर करना है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए,
बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन ए क्लाइंट इज सीरम फेरिटिन। अगर आयरन डेफिशिएंसी को डिटेक्ट करना है तो कौन सा टेस्ट बेस्ट रहेगा, तो आपको आंसर क्या करना है, सीरम फेरिटिन। जो सीरम फेरिटिन है उसके लेवल को डिटेक्ट करके पता लगा सकते हैं। बेस्ट टेस्ट है ये सीरम फेरिटिन, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पर्सन को आयरन डेफिशिएंसी हुई है या नहीं हुई है। उसको डिटेक्ट करने के लिए अच्छे से अच्छा टेस्ट है सीरम फेरिटिन। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रेफर्स टू फीडिंग ऑफ इन्फेंट ओनली विथ ब्रेस्ट मिल्क फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। बेटा जी आपको पूछा जाता है, जो EBF है, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है इसकी, EBF आपको पूछा जा सकता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। EBF का मतलब है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती क्या है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है बच्चे को फीडिंग करवाना। कब तक? 6 महीने तक। जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बच्चे को प्रोवाइड करवाना 6 महीने तक, क्या कहलाता है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वीनिंग। क्या पूछा जाता है? वीनिंग। बेटा जी मेरे को तो कि वीनिंग का मतलब बता दो, लेकिन बेटा जी को पता हो तब बताए ना, इसलिए आपको पता रखना है। वीनिंग का मतलब होता है 6 महीने बाद में। जो EBF है वो जैसे कंप्लीट हो जाती है 6 महीने, उसके बाद में जो भी अदर फ्लूइड और फूड बच्चे को खिलाई पिलाई जाते हैं वो कहलाती है वीनिंग। वो क्या कहलाती है? वीनिंग। या सीधी सीधी भाषा में मैं कहूँ कि ब्रेस्ट मिल्क के अलावा जो कुछ भी बच्चे को खिलाया जाता है पिलाया जाता है वो क्या कहलाती है? विनिंग। तो आपको ये याद रखना है बेटा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, क्वेश्चंस तो आगे हम डिस्कस करेंगे। डॉट्स यूज्ड टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस, ये मैंने बता दिया है, ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए डॉट्स यूज ली जाती है। डॉट्स की फुल फॉर्म भी आपको बता दी गई है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए बेटा जी, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो एम्स नॉरसेट में भी पूछी हुई है। एम्स नॉरसेट 2020 में पूछी हुई की पॉइंट है। देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था एम्स नॉरसेट 2020 के अंदर। फुल फॉर्म ऑफ आशा। आशा की फुल फॉर्म होती है एक्रेडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। बेटा जी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था ए का मतलब। क्या पूछा गया था आशा से? ए का मतलब। अब कुछ बच्चे बोलेंगे, मैं कहूँगा अभी कि आपको ए का मतलब एम्स नॉरसेट जो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था उसका मतलब आपको बताना था एक्रेडिएटेड। एक्रेडिएटेड आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर एक्टिविस्ट भी तो हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आशा का मतलब ही ये है एक्रेडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो एक का मतलब तो एक्रेडिएटेड भी है और एक्टिविस्ट भी है। लेकिन वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस के ऊपर। किसके ऊपर? ऑप्शंस के ऊपर। आपको अगर एक का मतलब पूछा जाए तो आपके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। वहां पे अगर एक्टिविस्ट होगा तो एक्रेडिएटेड नहीं होगा, अगर एक्रेडिएटेड होगा तो फिर वहां पे एक्टिविस्ट ऑप्शन में नहीं होगा। अगर दोनों होंगे, अगर एक्टिविस्ट और एक्रेडिएटेड दोनों होंगे तो फिर क्या करेंगे? तो फिर वहां पे आपको ऑप्शन थर्ड ये भी मिलेगा, बोथ ए एंड बी। आपको ऑप्शन में ये भी मिलेगा बोथ ए एंड बी। तो बेटा जी आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको ये याद रखना है अगर आपको वहाँ पे इनमें से कोई सा भी ऑप्शन मिले तो सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है, एक ही ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा। अगर दोनों मिलते हैं तो आपको फिर बोथ का ऑप्शन भी साथ में मिलेगा। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है और करेक्ट आंसर आपको करना है। तो ये एम्स नॉरसेट 2020 में पूछा हुआ है। एक का मतलब एक्रीडिएटेड, वहां पे आपको करेक्ट आंसर करना था क्योंकि वहां पे एक्टिविस्ट कहीं भी ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया था। तो वहां पे आपको आंसर क्या करना था? एक्रीडिएटेड। तो बेटा जी आशा का मतलब क्या होता है? एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। साथ ही जम्मू कश्मीर के जिस पेपर में अभी जो पेपर हुआ है जम्मू कश्मीर सीएचओ का, उसके अंदर पूछा गया था कि जो आशा है वो कितने पॉपुलेशन पे वर्क करती है। तो बेटा जी आपको याद रखना है 1000 पॉपुलेशन पे, 1000 पॉपुलेशन पे आशा वर्क करती है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, बहुत ही अच्छी की पॉइंट है। अदर नेम ऑफ हेल्थ सर्वेंट डेवलपमेंट कमेटी इज। आपको पूछा जा सकता है कि जो हेल्थ सर्वेंट डेवलपमेंट कमेटी है उसका दूसरा क्या नाम है? तो आपको आंसर क्या करना है? बॉर कमेटी। ये कब बनी थी? 1943 के अंदर। बॉर कमेटी 1943 के अंदर बनी थी और इसका दूसरा नाम है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। अगर आपको पूछा जाए हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, अगर डेवलपमेंट की जगह आपको वर्ड मिले प्लानिंग, प्लानिंग आपको अगर वर्ड मिलता है प्लानिंग तो आपका आंसर भी फिर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। आपको फिर बॉर की जगह क्या करना है? मुदलियार कमेटी। अगर आपको पूछा जाए हेल्थ सर्वेंट प्लानिंग कमेटी तो फिर आपको आंसर क्या करना है? मुदलियार कमेटी। इस कमेटी से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको एक अलग वीडियो के अंदर बता दूंगा। कौन सी कमेटी कब बनी थी कब नहीं बनी थी ये आपको कंप्लीट एक पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर टी इज। आपको पूछा जाता है कि कॉपर टी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, तो आपको आंसर क्या करना है? ब्लीडिंग। आपको आंसर क्या करना है? ब्लीडिंग। यानी कि जो कॉपर टी है वो क्या है? IUCD।
IUCD इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो बेटा जी आपको ये से भी पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ IUCD, तो भी आपको आंसर क्या करना है, ब्लीडिंग। अगर आपको पूछा जाए कॉपर टी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, तो भी आपको आंसर क्या करना है, ब्लीडिंग। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कैन कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन फिटस। तो बेटा जी अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर हो जाती है तो बच्चे के अंदर कौन सा डिफेक्ट हो सकता है, वो डिफेक्ट होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। आपको यहाँ पे फॉलिक एसिड ना देके ऑप्शन में आपको मिले विटामिन B9। कौन सा, विटामिन B9। आपको अगर पूछा जाए कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसकी वजह से होता है और आपको विटामिन के नाम दे दे तो फिर आपको आंसर क्या करना है, विटामिन B9। अगर आपको पूछा जाए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को ट्रीट करने के लिए क्या दिया जाता है तो आपको आंसर क्या करना है, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड माँ, जो भी माँ होती है, जो भी मदर होती है, जो भी लेडीज होती है जिन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर रखी है, अगर उनको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से, मतलब उनके बच्चों को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से अगर बचाना है तो फॉलिक एसिड की टैबलेट्स खिलानी पड़ेगी। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, द अनदर नेम ऑफ लेप्रोसी इज हैंडसम डिजीज। बेटा जी नाम तो इसका हैंडसम डिजीज है, हैंडसम डिजीज जैसा लग रहा है लेकिन ये हैंडसम है नहीं, बहुत ही खतरनाक बीमारी है लेप्रोसी। लेप्रोसी को हैंडसन डिजीज कहा जाता है, ना कि हैंडसम डिजीज। आप याद रखिएगा, हैंडसन डिजीज इज ऑल्सो नोन एज लेप्रोसी, या लेप्रोसी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, हैंडसन डिजीज। बहुत ही खतरनाक बीमारी है बेटा जी, हैंडसम नहीं है ये। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, द लास्ट नेचुरल केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन 1977। बेटा जी जो स्मॉल पॉक्स का लास्ट नेचुरल केस था, याद रखिएगा लास्ट नेचुरल केस स्मॉल पॉक्स का कब रिपोर्ट हुआ था, 1977 को। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन इन 1980 बाई WHO। जो WHO है उसके द्वारा स्मॉल पॉक्स को कब जो है इरेडिकेट घोषित कर दिया गया था, तो आपको आंसर क्या करना है, 1980 को WHO के द्वारा स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट डिक्लेयर कर दिया गया था। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, एन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी BCG OPV हेपेटाइटिस B वैक्सीन आर एडमिनिस्टर्ड एट बर्थ। बेटा जी ये राजस्थान CHO में पूछा हुआ है, राजस्थान CHO में क्वेश्चन पूछा गया है कि एट बर्थ पे कौन कौन सी वैक्सीन एडमिनिस्टर करवाई जाती है, तो आपको आंसर क्या करना है, BCG OPV एंड हेपेटाइटिस B। अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है तो उस टाइम BCG OPV एंड हेपेटाइटिस B एट बर्थ पे आप एडमिनिस्टर करवा सकते हो। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। जो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है वो कब लॉन्च हुआ था, 1953 के अंदर। 1953 के अंदर नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि मैं बोल सकता हूँ NMCP, ये शॉर्ट फॉर्म है NMCP, जो कब लॉन्च हुआ था, 1953 के अंदर। अगर आपको पूछा जाए नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम तो फिर आपको आंसर क्या करना है, 1958। क्या करना है आपको, 1958, 1958 आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर ऑफ 1993। BFHI। बेटा जी आपको पूछा जा सकता है शॉर्ट फॉर्म, BFHI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको आंसर क्या करना है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ये कब स्टार्ट हुआ था भारत के अंदर, 1993 के अंदर। नेक्स्ट देखिए, DDT इज ए कॉन्टैक्ट पॉइजन। DDT क्या है आपको पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर क्या करना है, कॉन्टैक्ट पॉइजन है। कौन सा पॉइजन है, कॉन्टैक्ट पॉइजन। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, रेबीज इज ए कॉज्ड बाई RNA वायरस। बेटा जी यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, कौन कौन से होंगे देखना भी। रेबीज इज कॉज्ड बाई RNA वायरस कॉल्ड लेजा वायरस टाइप फर्स्ट, इट्स बिलोंग टू फैमिली रेबडोविरिडी सीरोटाइप फर्स्ट। बेटा जी रेबीज कौन से वायरस से ट्रांसमिट होता है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, तो आपको आंसर क्या करना है, लेजो वायरस टाइप फर्स्ट, लीजा वायरस टाइप फर्स्ट। आपको पूछा जा सकता है जो लीजा वायरस टाइप फर्स्ट है वो कौन सा वायरस है, DNA है या RNA वायरस है या mRNA वायरस है, तो आपको आंसर क्या करना है, RNA वायरस। कौन सा है, RNA वायरस। आपको ये पूछा जा सकता है जो लीजा वायरस टाइप फर्स्ट है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, भाई इनके भी कोई परिवार होते होंगे जो इनसे बिलोंग करते हैं, तो आपको पूछा जा सकता है इनकी फैमिली कि कौन सी फैमिली से ये बिलोंग करता है, तो आपको आंसर क्या करना है, रैप्डोविरिडी सीरोटाइप फर्स्ट। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। जो रेबीज है वो RNA वायरस से होता है, कौन सा RNA वायरस है, लीजा वायरस टाइप फर्स्ट, और इसकी जो फैमिली है वो कौन सी है, रेप्डोविरिडी सीरोटाइप फर्स्ट। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, फ्रोजन DPT वैक्सीन शुड बी डिस्कार्डेड। अगर आप DPT वैक्सीन को फ्रिज में रख देते हो, रेफ्रिजरेटर के अंदर अगर आप रख देते हो
तो आपको उस वैक्सीन को यूज़ नहीं करनी है, उसको डिस्कार्ड कर देनी है। कभी भी डीपीटी वैक्सीन को रेफ्रिजरेटर के अंदर नहीं रखी जाती है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए सॉरी, BCG vaccine should dilute with normal saline. It is available along with the vaccine. बेटा जी आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि जो BCG वैक्सीन है उसको किसके अंदर डाइल्यूट करते हैं, किसके अंदर डाइल्यूट करते हैं। तो बेटा जी आपको करेक्ट आंसर क्या करना है, नॉर्मल सेलाइन। BCG वैक्सीन को डाइल्यूट किस में करते हैं, नॉर्मल सेलाइन के अंदर। कुछ लोग क्या होते हैं कि डिस्टल वाटर ऐसा वगैरह जो भी ऑप्शंस मिलते हैं उनको करेक्ट आंसर मान के आ जाते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। तो आपको आंसर गलत नहीं करना है। अगर आपको पूछे BCG वैक्सीन किस में डाइल्यूट की जाती है तो आपको आंसर करना है नॉर्मल सेलाइन। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, द अनदर नेम ऑफ वूफिंग कप इज पार्ट्यूसिस। बेटा जी आपको पूछा जा सकता है वूफिंग कप को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको आंसर क्या करना है, पार्ट्यूसिस। ये आपको पूछा जा सकता है पार्ट्यूसिस का दूसरा नाम क्या है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, वूफिंग कफ। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, सकिंग रिफ्लेक्स इज मदर कॉजेज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। आपको पूछा जा सकता है कौन सा वो रिफ्लेक्स है जिससे मिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो आपको आंसर क्या करना है, सकिंग रिफ्लेक्स। कौन सा सकिंग रिफ्लेक्स, जो मदर के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इज फर्स्ट रेफरल यूनिट, CSC। बेटा जी CSC जो है वो क्या होती है, फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है। आपको पूछा जा सकता है FRU की फुल फॉर्म, फर्स्ट रेफरल यूनिट जो कौन सी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, CHC। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, कैटरेक्ट इज लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। जो मोस्ट कॉमन कॉज है ब्लाइंडनेस का भारत के अंदर वो कौन सा है, कैटेरेक्ट। जो कैटेरेक्ट है वो क्या है, इंडिया के अंदर ब्लाइंडनेस सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली ब्लाइंडनेस कंडीशन है कैटेरेक्ट। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, नियासिन विटामिन B3 डेफिशिएंसी कॉजेज पैराग्रा विच इंक्लूड 3D सिम्टम्स, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन तो ये है कि नियासिन को विटामिन B3 के नाम से जाना जाता है, जिसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, पेलेग्रा डिजीज कंडीशन देखने को मिलती है। साथ ही अगर पेलेग्रा किसी पर्सन को होता है तो उसमें कौन कौन सा सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो 3D आपने पढ़ा होगा। कुछ लोग कहेंगे कि सर 4D हमने पढ़ा है, तो बिल्कुल आपने 4D भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सिम्टम्स की। किसकी हो रही है, सिम्टम्स की। अगर सिम्टम्स पूछे जाए तो आपको 3D ही करना है। कौन कौन से हैं, डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। यहाँ पे 4D कौन सा है, यहाँ पे 4D कौन सा है, वो है डेथ। कौन सा है, डेथ। जो सिम्टम नहीं है, डेथ होने के बाद में कोई सिम्टम आपको नजर नहीं आएंगे पेशेंट के अंदर। अगर पेलेग्रा होता है तो कौन कौन से सिम्टम्स आपको नजर आएंगे, डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। डेथ कभी भी आपको सिम्टम के अंदर नजर नहीं आएगी। डेथ होने के बाद में आपको ये सिम्टम्स ही नजर नहीं आएंगे। इसीलिए 3D और 4D का ये खेल आपको मैंने बता दिया है। 3D में क्या है, सिम्टम्स है डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। 4D अगर इंक्लूड करे तो आपको लास्ट D में डेथ आपको करेक्ट आंसर कर देना है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्टेड इन विच ईयर। ये हो गया अपना 1961 के अंदर। नेक्स्ट, मंडे फीवर इज ऑल्सो नोन एज बिसिनोसिस। बेटा जी एम्स में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिसिनोसिस को और किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बिसिनोसिस का दूसरा नाम नहीं पूछा गया था, लेकिन आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि मंडे फीवर इज ऑल्सो नोन एज, मंडे फीवर को और किस नाम से जाना जाता है। बच्चों ने तो सारे के सारे फीवर पढ़ रखे थे, लेकिन संडे फीवर, मंडे फीवर, वेडनेसडे फीवर ऐसा तो कुछ उन्होंने पढ़ा ही नहीं था। उनका आंसर गलत हो गया। लेकिन अब की क्या है, अब की बार क्या है, सबने पढ़ लिया कि मंडे फीवर बिसिनोसिस को ही कहा जाता है। अब तो कभी भी पूछ लेना रात में भी कि बिसिनोसिस, आपको यानी पूछ ले कि मंडे फीवर कौन सी है, तो आप सपने में भी बोल सकते हो कि सर बिसिनोसिस होता है, क्योंकि अब आप सबने पढ़ लिया। लेकिन उस टाइम किसी को पता नहीं था कि मंडे भी कोई फीवर होता है। भाई मंडे फीवर भी कोई होता है किसी को भी नहीं पता था। बहुत सारे फीवर्स उन्होंने पढ़े हैं, लेकिन मंडे फीवर का नाम पहले ही सुना था। लेकिन अब तो क्या है, सबको पता चल चुका है, तो आपको भी पता होना चाहिए मंडे फीवर को ही बिसिनोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, बेसिनोसिस इज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ कॉटन डस्ट और अदर वेजिटेबल फाइबर्स। आपको यहाँ से पूछा जाता है कि जो बेसिनोसिस है, जो मंडे फीवर है, उसका कॉजिटिव एजेंट क्या है या उसका ईटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है। तो आपको आंसर क्या करना है, इनहेलेशन ऑफ कॉटन डस्ट और अदर वेजिटेबल फाइबर्स। अगर कोई पर्सन लंबे समय तक कॉटन डस्ट के कांटेक्ट में रहता है या फिर वेजिटेबल फाइबर्स के कांटेक्ट में रहता है,
तो उसमें बीसिनोसिस डिजीज कंडीशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेटा जी आपको पूछा जा सकता है, बीसिनोसिस वर्ड से भी पूछा जा सकता है या फिर मंडे फीवर से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, फिर बोलेंगे कि सर यहाँ पे मंडे फीवर का तो आपने बताया नहीं कि क्या होता है। तो आपको याद रखना है, मंडे फीवर को ही बीसिनोसिस कहा जाता है और बीसिनोसिस को ही मंडे फीवर कहा जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी जॉन स्नो। बेटा जी पूछा जाता है एपिडेमियोलॉजी के पिताजी कौन है, एपिडेमियोलॉजी को बनाने वाले कौन है, तो इसीलिए तो ये क्या है, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो कौन है, जॉन स्नो। जॉन स्नो है फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, ब्रैकियल न्यूराइटिस इज द रिएक्शन अकरिंग टुवार्ड्स टिटेनस वैक्सीन। जो टिटेनस वैक्सीन लगाई जाती है उसकी रिएक्शन हो सकती है पेशेंट के अंदर, और कौन सी होगी, ब्रैकियल न्यूराइटिस। आपको पूछा जा सकता है न्यूराइटिस वर्ड देके कि जो टिटेनस वैक्सीन किसी पर्सन को लगाई जाती है तो उसकी वजह से कौन सी रिएक्शन उस पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। तो आपको आंसर क्या करना है, ब्रैकियल न्यूराइटिस। अगर ऑप्शन में सिर्फ न्यूराइटिस मिले तो भी आपको आंसर क्या करना है, न्यूराइटिस। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, पॉलिशिंग ऑफ राइस कैन लीड्स टू लॉस ऑफ विटामिन B1 थायमिन। जब आप चावलों को उबालते हो, जब आप चावल को पकाते हो, जब आप चावल को धो लेते हो, तो उसमें जो लगी होती है पॉलिश, कौन सी पॉलिश, विटामिन B1। ये पॉलिश जो है वो रिमूव हो जाती है और विटामिन B1 आपको नहीं मिल पाता है। तो जब भी आप जो चावल है उसको पकाते हो तो उस टाइम किसका लॉस होता है, विटामिन B1 का। तो बेटा जी याद रखना, आपको पूछा जा सकता है, विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, सिक टेस्ट। बेटा जी बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो सिक टेस्ट है वो किसके लिए यूज लिया जाता है। तो आपको आंसर क्या करना है, डिप्थीरिया। आपको आंसर क्या करना है, डिप्थीरिया। जो डिप्थीरिया है उसको डायग्नोस करने के लिए सिक टेस्ट यूज लिया जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, और इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, टेट्रासाइक्लिन इज यूज्ड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कॉलेरा। बेटा जी आपको पूछा जाता है ड्रग ऑफ चॉइस बता दीजिए हमको तो कॉलेरा की, तो वहाँ पे आपको आंसर क्या करना है, टेट्रासाइक्लिन। और बेटा जी मैंने आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर टेट्रासाइक्लिन का साइड इफेक्ट बताया, टेट्रासाइक्लिन का साइड इफेक्ट बताया, वो भी प्रेगनेंसी के अंदर। प्रेगनेंसी के अंदर क्या होगा टेट्रासाइक्लिन का साइड इफेक्ट, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने गोल्डन की पॉइंट्स देखी है तो आपको पता है कि टेट्रासाइक्लिन की वजह से कौन सा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप गोल्डन की पॉइंट्स को जरूर देख लेना। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, ऑनगोइंग मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए हेल्थ सर्विस इज नॉन एज सर्विलेंस। देखिए ऑनगोइंग जो मेजरमेंट होता है, जो भी डिजीज कंडीशंस है ऑनगोइंग अगर है, वो अभी प्रेजेंट में है, और उसकी जो भी परफॉर्मेंस है उसके मतलब कितने क्या डायग्नोस हो रहे हैं, वो क्या कहलाती है, सर्विलेंस। क्या कहलाती है, सर्विलेंस। अगर ऑनगोइंग मेजरमेंट करते हैं हम हेल्थ सर्विस के परफॉर्मेंस का तो वो क्या कहलाती है, सर्विलेंस। नेक्स्ट की पॉइंट देखिए, द टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन मेल इज वेसेक्टमी एंड फीमेल इन ट्यूबेक्टमी। बेटा ये पूछा जाता है बार बार कम्पिटेटिव एग्जाम्स में, यानी कि ये CHO में तो ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं, और MPCHO में पता होगा आपको फैमिली प्लानिंग से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन आपको फैमिली प्लानिंग से मिलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो मेथड है, कौन सा मेथड है, टर्मिनल मेथड। अगर आपको पूछा जाए कॉन्ट्रासेप्टिव का टर्मिनल मेथड क्या है, अगर फीमेल्स में पूछे तो आपको आंसर क्या करना है, ट्यूबेक्टमी। अगर मेल में पूछे तो आपको आंसर क्या करना है, वासेक्टमी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ आपको सब गोल्डन की पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन घर बैठे कर सके, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी गोल्डन की पॉइंट्स है उनको पढ़ते रहिए, और साथ ही आपको हमारे इस चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगा CHO स्पेशल, एक जो है फोल्डर आपको मिलेगा CHO स्पेशल। वहाँ से आप गोल्डन की पॉइंट्स और मॉडल टेस्ट पेपर्स आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आप तैयारी कर रहे हैं CHO की तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, नए गोल्डन की पॉइंट्स के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।